नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम लोग देखते हैं कि जो आगामी केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी आई हुई है उसमें प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम कैसे मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्री जो टायर फर्स्ट है जिसे हम प्री कहेंगे, टायर फर्स्ट आपको केवल क्वालिफाई, इसकी मेरिट नहीं बननी है। ये 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का होगा, मार्क्स का होगा। ये पेपर जो है ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। पहली बात, इसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो मेंस में जाएंगे। पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफलाइन ओएमआर सीट पर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स के है। इसमें कट ऑफ मेरिट की क्राइटेरिया हम और आप डिफाइन नहीं करते, बल्कि कमीशन करता है, आयोग करता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है कितनी कट ऑफ मेरिट जाएगी। एक जो है सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा प्री, इसके बाद होगा मेंस। मेंस में जिसे हम टायर 2 कहेंगे वो मेंस का है। मेंस में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट वाइज है उसका रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। मेंस में आपको 100 क्वेश्चन रखा गया है और इस 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज है, जो 60 नंबर का ही है। और इसमें जो है 1/4 है, यानी 0.25 का निगेटिव मार्क्स भी है। इसके बाद इधर आएगा आपको 10 क्वेश्चन। यह 10 क्वेश्चन आपको रिटेन होगा, लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। 40 ये 60 है, 100 पर आपकी मेरिट बनेगी। जो बच्चा इसमें क्वालिफाई होगा वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और एक सीट पर 3 को कॉल किया जाएगा। तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, वहां 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। मेंस और इंटरव्यू जोड़ करके आपको लिस्ट तैयार की जाएगी और जो मेरिट लिस्ट में आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी आपको जो काम करना है वो 200 नंबर पे करना है। लेकिन ये 200 नंबर के लिए बहुत जरूरी है कि टायर फर्स्ट क्रॉस होना जरूरी है। अगर आपने टायर फर्स्ट क्रॉस नहीं किया तो मेंस जो है वही के वही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से जी जान से अब पहले प्री पर लपटिए। प्री पर जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, ये पार्ट है कॉमन पार्ट जो 300 नंबर का है। पहले अगर ये आपका प्रिपेयर हो गया तब आप इसमें मेंस में आएंगे। अगर यहीं पे आप बाहर हो गए तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। इसलिए हमारे हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए आपको टायर फर्स्ट का, जिसमें हम टायर 2 में जगह बना सके। टायर 2 में के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट आया कल फिर एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें टाइम दिया जाएगा भरपूर, 2 महीने 3 महीने। फिर जो है उस 2-3 महीने के गैपिंग में आपको मेंस की तैयारी कर लेना है। मेंस कैसे लिखा जाएगा इसकी बात हम आज चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू भी कराया जाएगा। हम मेंस कैसे लिखेंगे, हम आज यहां जो बताएंगे वो साइकोलॉजी पीआरटी का हम मेंस कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेंस में लिख कर करके बार बार टीचर को दिखाना पड़ता है। टीचर जो है इस पे रिमार्क लगाता है कि आपको इस तरह से लिखना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि एक प्रोफार्मा होना चाहिए लिखने के लिए, तब आप उस पर क्वालिफाई कर पाएंगे।
बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत जटिल नहीं है, कर सकते हैं आप, ये बात कंफर्म है। अच्छा देखिए, जो हम लोग तैयारी करेंगे मेंस का, जो हम तैयारी करेंगे मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, लिखना क्या है, हेडिंग क्या दे लेंगे, कहां से शुरू करेंगे। अगर आप जैसे लिखते आए हैं यूनिवर्सिटी में, वो राइटिंग लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। यहां पर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त किए, और क्रिएटिविटी विचारधारा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो मन करे इतिहास भूगोल की तरह मन में आया हालचाल लिख के चले आए। अगर आपको सच में क्वालिफाई करना है तो मेंस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। हमने जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए, ऐसा हमने दिया कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका हमें वर्णन करना है। अब वर्णन करना में क्या आया, जो आया लिख दिया, पियाजे ये था वो था ये था, नहीं। पहली बात जो है, पहली लाइन हेडिंग होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो होना चाहिए। पहली बात इसमें इंट्रो लिखना चाहिए। इंट्रो का मतलब यह होता है कि पूरी बात नहीं लिखना है, इंट्रो में बस इतना लिखना है कि प्याजे के बारे में थोड़ा संक्षिप्त लिखना है। प्याजे क्या है, परिचय दिया कि प्याजे रहने वाला कहां है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। इसे मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। इसे मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। यह बच्चा कैसे सोचता है, इसके बारे में चिंतन किया। देखो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्रैक्स पॉइंट, इसके बारे में चिंतन किया। प्याजे क्या क्या कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, इसे मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, और ये बच्चा कैसे सोचता है इसके बारे में चिंतन किया है। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत दिया हुआ है, और ये रचनावादी निर्मितवाद विचारधारा के समर्थक है। बस इतना लिखना है, निर्मितवादी विचार धारा के समर्थक, ऐसे लिखना है। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहली लाइन आपको देखना है इंट्रो, परिचय। परिचय आपको ज्यादा 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्डिंग में होगा आपको 200 वर्ड, 250 वर्ड, 300 ऐसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 पन्ना आंख मूंद के लिख रहे हैं, नहीं होगा। हमने इंट्रो में 40-50 वर्ड के आसपास लिखा। स्विट्जरलैंड का रहने वाला, मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, कैसे सोचता है इसके बारे में, निर्मितवाद विचारधारा, हो गई खत्म। अब इसके बाद फिर हेडिंग पर आना है, संज्ञानात्मक विकास की जो है अवस्थाएं कितनी हैं। अब दूसरी हेडिंग डालना है आपको, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये अवस्थाएं देखना है, 4 अवस्थाएं हैं।
पहले हेडिंग डालना है सेंसरी मोटर स्टेज। पहले हेडिंग डालना है आपको सेंसरी मोटर स्टेज। इसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। इसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। यहां लिखना है 0 से 2 वर्ष, ऐसा लिख दिया। फिर इसमें लिखना है कि संवेदी प्रेरक अवस्था में कुछ लाइन लिखना है कि बालक में भाषा का विकास नहीं होता। पहली लाइन लिखना है बालक में भाषा का विकास नहीं होता है। बालक में भाषा का विकास नहीं होता है। बालक अभिव्यक्ति रो करके करता है। बालक अपनी अभिव्यक्ति प्रेजेंटेशन अभिव्यक्ति रो कर करता है, ऐसा लिखें। अपनी अभिव्यक्ति रो कर करता है, जिसे हम रुदना कहते हैं। इसकी उप अवस्थाएं हैं। इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। पहली उप अवस्था में बालक प्रतिवर्ती क्रिया करता है। बालक प्रतिवर्ती क्रिया करता है। दूसरी अवस्था में यही इसी को दोहराता है। दूसरी अवस्था में इसी को दोहराता है और उसमें समन्वय बनाता है और उसमें समन्वय बनाता है। तीसरी अवस्था में बालक उलटने पुलटने का काम करता है। तीसरी अवस्था में बालक उलटने पुलटने का काम करता है। उलटने पुलटने का कार्य करता है। चौथी अवस्था में बालक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, लक्ष्य उद्देशित क्रिया करता है। लक्ष्य उद्देशित क्रिया करता है। लक्ष्य उद्देशित क्रिया करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। पांचवी अवस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति होता है। खोजी प्रवृत्ति का होता है। छठी अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बस इतना लिखना है। दूसरी अवस्था है, फिर हेडिंग देना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहां बालक 2 से 7 वर्ष का है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है। बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसमें पहला पॉइंट लिखना है, इसमें भाषा का विकास हो जाता है। इसमें
भाषा का विकास हो जाता है। इसमें बालक में भाषा का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक इस अवस्था में बालक कार्टून देखना पसंद करता है। कार्टून देखना कार्टून देखना पसंद करता है। इस अवस्था में बालक कार्टून देखना पसंद करता है। इसलिए मारिया मॉन्टेसरी ने बताया कि ऐसे बालक को हम प्रिंट समृद्ध परिवेश के द्वारा पढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में बालक जो है कार्टून देखना पसंद करता है, इसलिए बालक को जो पढ़ाना चाहिए प्रिंट समृद्ध परिवेश के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक को प्रिंट समृद्ध परिवेश में पढ़ाना चाहिए। प्रिंट समृद्ध परिवेश में सिखाना चाहिए। इस अवस्था में बालक गणितीय संक्रियाएं सीख लेता है। इस अवस्था में बालक गणितीय संक्रियाएं सीख लेता है। बस गणितीय संक्रियाएं सीख लेता है। इसके बाद जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह होगा 7 से 11 वर्ष का बालक। ये हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे पॉइंट। इसमें बालक चिंतन मूर्त चीजों के आधार पर करता है। इसमें बालक चिंतन मूर्त चीजों के आधार पर करता है। मूर्त चीजों के आधार पर करता है। दूसरी बात, इसमें बालक में संरक्षण का गुण आ जाता है। संरक्षण के गुण के साथ साथ वर्गीकरण, सीरीज बनाना, सीख लेता है। इसमें बालक को आगमन विधि से शिक्षा देनी चाहिए। अब इसके लास्ट है, ये तीसरा था, चौथा है अमूर्त फॉर्मल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह है 11 से 15 साल। लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक कल्पना के माध्यम से चिंतन करता है। इसमें बालक कल्पना के माध्यम से, इमेजिनरी के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से चिंतन करेगा। यह चिंतन की सबसे
उच्चतम अवस्था है, उच्चतम अवस्था है। पियाजे के अनुसार यह चिंतन की सबसे उच्चतम अवस्था है। इसमें बालक शाब्दिक समस्याओं का हल कर लेता है, समस्याओं का हल कर लेता है। इसमें बालक शाब्दिक समस्याओं का हल कर लेता है। इसमें बालक शाब्दिक समस्याओं का हल कर लेता है। इसमें हम बालक को निगमन विधि से सिखाते हैं। इसमें हम बालक को निगमन विधि से सिखाते हैं। इतना अवस्था लिख दिया। फिर इसके बाद बगल में पेंसिल से एक स्केच बना देना है, ऐसे। स्केच बनाना है और इसे लिखना है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है। पियाजे के अनुसार ये बच्चे की आयु है और यह बच्चे की आयु इधर बढ़ती जा रही है और इधर उसकी लर्निंग प्रोसेस, सीखना बढ़ता जा रहा है। ये चित्र बना दिया। अब इसके बाद लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि पियाजे का मनोविज्ञान में जो योगदान है, पियाजे का मनोविज्ञान में जो योगदान है वह सदैव याद किया जाएगा, याद किया जाएगा। और 21वीं सदी में भी इसकी प्रासंगिकता है, इसकी प्रासंगिकता है। बस इतना लिखना है। अगर आपको मेंस लिखना है, हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया पियाजे, और पियाजे की थ्योरी पर आप कैसे मेंस लिखेंगे हमने ये बताया। और पियाजे की थ्योरी पर जब मेंस लिखेंगे तो यहां से आपको बताया, हमने कहा कि मेंस में एक क्वेश्चन लिया था अपनी तरफ से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करना है। हमने वर्णन किया। पहले हेडिंग रहेगा आपका परिचय, इसके बाद इसमें 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए परिचय। ऐसा नहीं कि एक पेज आप परिचय ही लिखेंगे, वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा। आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आंसर राइटिंग का काम हम कराएंगे। आप अगर इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, डायरेक्ट जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर है 7678480400, इस नंबर पे आप जुड़े रहिए। जो भी हेल्प होगा, चाहे प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, वो सब कराया जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा, फिर संज्ञानात्मक विकास जो मेन फोकस है उस पे आ जाइए। ये हेडिंग दिया, इसकी 4 अवस्थाएं लिखा। पहली अवस्थाएं, क्योंकि आपके ज्यादा हालचाल लिखेंगे तो स्कोप नहीं है और नहीं आपका नंबर उठ पाएगा। मेंस एक ऐसा चीज है जो आपकी दिमाग में है, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी क्वालिटी का देखेगा। तो संवेदी प्रेरक अवस्था ऐसे लिखे, भाषा का विकास नहीं होता, बालक अपनी अभिव्यक्ति रोकर करता है, इसकी 6 उपअवस्थाएं हैं। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में वर्णन कर दिया हमने। करने के बाद फिर आ जाएगा कि तीसरी अवस्था जो है, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऐसा हेडिंग देंगे। और हेडिंग देने के बाद तब आप जो है उसमें पहले आप ऐसा हेडिंग देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हेडिंग देने के बाद जो है तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2-4 लाइन आप लिखिए। लिखने के बाद फिर आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ने के बाद यहां पर आइए, फिर यहां पे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर हेडिंग दीजिए, फिर उसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए।
फिर अमूर्त अवस्था लिखिए, फिर इसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए जैसा हमने बताया है। फिर इसके बाद जो है आप लास्ट लाइन में आ जाइए, है ना। लास्ट लाइन में आ जाइए, एक तरह इस तरह से स्केच कोई बना दीजिए और इसके बाद कंक्लूजन लिखिए, निष्कर्ष लिखिए जो आज के डेट में वो प्रासंगिक है। अगर इस तरह से आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो 100% गारंटी के साथ है कि आप जो है केबीएस क्वालिफाई कर जाएंगे। और एनबीएस में चूंकि ये होता नहीं है, एनबीएस में प्राइमरी टीचर नहीं होते हैं। एनबीएस की जो स्टार्ट होती है क्लासेस वो 6 से स्टार्ट होती है। इसकी क्लासेस जो है ना 6 से स्टार्ट होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्राइमरी जो है इसी में है। आप पीआरटी जो बनेंगे वो केबीएस में बनेंगे, एनबीएस में नहीं बनेंगे, क्योंकि एनबीएस में पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है, ओनली वन केबीएस में होती है। तो हम लोग मेंस पर इस तरह से आपके साथ काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आपको द्रोड़ा द विजन के नाम से कोई इंक्वायरी करना है, कुछ भी पूछना है, कुछ हेल्प लेना है, आप जुड़े रहिए। तब तक सभी साथियों को धन्यवाद।